उस चीज को करने के लिए अपने को ऑफलाइन में ही आना पड़ेगा। पर इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल भी अच्छे खासे आते हैं, डायग्राम भी टेक्निकल होता है, तो इसलिए वो सिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना जी। तो वैसे बुक से आपको समझ आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय रिफ्लेक्शन क्या है, देखो जो कहता सर हमारे पास ना ये रेडियल मीडियम है, मान लो, वैसे कह रहा हूँ ये डेंसर है, ठीक है सर, कोई दिक्कत? ओके, अब क्या हुआ जी, ये आपने ना यहां से यूपीएल इंसिडेंट करी, थोड़ी ना इनकी काउंटिंग रखना, जो कि किताब में गलत है। तो कल को जब तुम एमसीक्यू करते हो ना, फिर ये क्वेश्चन काउंटिंग बना के आता है, तो उसमें फिर गलती हो जाती है अपने से, ठीक है ना जी। तो ये आपके पास कौन है, यूपीएल है, अनपोलराइजिंग लाइट है ना। आपने लाइट इंसिडेंट करी, यहां से कुछ लाइट तो होगी पोलराइज, फर्ज करो 2 लाइटें पोलराइज होगी, डॉट डॉट आ गया, और बाकी होगी ट्रांसमिट। लेकिन जो ट्रांसमिट हुई ना, वो भी यूपीएल की यूपीएल ही हुई। अब बेटे देखने वाली बात यह है कि यहां से जो इस सरफेस से जो रिफ्लेक्शन हुआ वो तो हुआ पोलराइज, ट्रांसमिशन वही का वही फिर निकल गया। सर ऐसा क्यों, ऐसा क्या चक्कर, ये सब चीजें जो है ना मैं आपको बताऊंगा क्लास के अंदर, क्योंकि यहाँ पे मत्था मरी जाऊंगा बैठा आधा घंटा, समझ तो आना नहीं आपके। तो मेरे कहने पे प्लीज इतना तो याद कर लोगे ना, ये 5 तो ये भी 5, ये 3 इधर तो 2 इधर, 2 डॉट इधर, हाँ ये डॉट डॉट की जगह 2 एरो भी आ सकते हैं। सर क्यों, इनके जवाब मैं आपको दूंगा क्लास के अंदर, लेकिन आप इतना तो याद करके आओगे मेरे पास। ओके, अब ये जो लाइट है ये भी अनपोलराइज्ड लाइट है, लेकिन इसका नाम उन्होंने दिया पीपीएल। अरे गुप्ता से मरवा दिया आपने, ये प्लेन पोलराइजिंग लाइट कहां से होगी भाई, इसलिए मैंने आपको तब टोका भी था। ये पी का मतलब प्लेन नहीं है, पी का मतलब है पार्शियल, पार्शियल पोलराइज्ड लाइट। तो अब मैं इसकी इस टॉपिक को सारा कुछ खींच रहा हूं, बस यहां पे माफी दो यार, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए आप ये लगा लो कि मैंने 4 टीचरों के साथ कम से कम 2 महीने लगाए होंगे, तो जाके मुझे पता लगा था कि इसमें पंगा गया है। तो ये चीजें आम बंदे के बस का रोग भी नहीं होता समझाना। तो ये सब चीजें ना फिर आपको मैं बोर्ड पे कराऊंगा उन्हीं सर की टेक्निक से। मेरे पास इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मेरे पास, उस सेटअप से दिखाऊंगा अभी किस तरीके से उंगलियों का खेल तमाशा चलता है इसमें, ठीक है जी। तो इतना तो याद कर लोगे। ओके, तो इसको यूपीएल नहीं बोलते, पार्शियल पोलराइज लाइट बोलते हैं। ओके, लेकिन है ये यूपीएल जैसी हुई, तो दिख ही रही है आपको। अब तुम ये बताओ, ये यूपीएल जैसी लाइट है और ये कौन है, पीपीएल है, ये पोलराइज लाइट है, तो इन दोनों में कितने का एंगल बनेगा? अरे गुप्ता सर रोज तो बोल रहे हो 90 डिग्री। अरे बेटे जिधर आप, ओहो, जिधर आपका यूपीएल जाएगा ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन होगी, और जो वाइब्रेशन होते हैं वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, होगा ना 90 डिग्री। सिमिलरली यहां देख लो, आफ्टर रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ये चीज यूं जा रही है, तो ये होगी लाइक यूपी या डायरेक्शन, या इसको आप बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। और ये हो गया वाइब्रेशन, चाहे डॉट चाहे एरो, तो डॉट या एरो दोनों ही प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं 90 डिग्री। नाउ जिस इंसिडेंस एंगल पे ये रिफ्लेक्शन ऑफ पोलराइज होता है इसे बोलते हैं आईपी। आईपी का मतलब एंगल ऑफ पोलराइजेशन, एंगल ऑफ पोलराइजेशन होता है। लो जी, ये भी ठीक हो गया। हाँ सच आपको एक बात बतानी थी यार, मेरे दिमाग से निकल गई बेटा। जो ये डॉट नहीं है, डॉट, इसका नाम ना ओ रे भी होता है। ओ का मतलब ऑर्डिनरी रे, ऑर्डिनरी रे, ठीक है। और दूसरा कौन है, एरो, इसका नाम होता है ई रे, ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। एक ऑर्डिनरी और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, दोनों होते हैं, ठीक है ना। ओ फॉर ऑर्डिनरी रे, ई फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ये थोड़ा याद कर लेना। ये कई जगह मैं अभी शुरू करूंगा आपके सामने, कभी ओ बोल देंगे कभी ई बोल देंगे, तो फिर थोड़ा कंफ्यूज मत होना, है ना। ओ का मतलब डॉट, ई का मतलब एरो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये एंगल आईपी है, ओके। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये
इसको यार यहाँ दिखा दूँ, आर डैश, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पर आप जानते ही हैं कि रिफ्लेक्शन वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। नीचे वाले को सिंपल आर बोल दो या, थोड़ा ये सिंबल ध्यान रखना बेटे। आर डैश कौन है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आर कौन है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो गया, ये तो आप जानते हैं, ठीक हो गया। ये कहानी होती है। अच्छा, इसकी जो बस ये स्टोरी है ना, ऐसा क्यों आ गया, ये डॉट या एरो क्यों बना, या इसमें तीनों सारे के सारे इकट्ठे क्यों निकले, ये जवाब मेरे ऊपर पेंडिंग है। नो, फिर इसमें आता है बी, इसको आप प्लीज याद कर लेना थोड़ा सा। BREWSTERS, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है? क्या होता है जी ब्रूस्टर लॉ? जैसे मैं अब आपकी बुक देख रहा था, तो आपकी बुक के अंदर भी ये डायग्राम ही गलत बना हुआ है, देखो आप, आपको हंसी आएगी। ये रही आपकी किताब, ठीक है ना, क्लियर। ये देखो 1 2 3 4 आए, बोल बेटे, 4 की 4 निकल गए। तो भैया यहाँ पे ये तो 4 डॉट का फिर कीर्तन कर रहे हैं, खुद ही बताओ आप, ये देख लो। लेकिन पर वही कह रहा हूँ ना, आपके यहाँ पे है ही उस्ताद, अल्लाह कहता तो आ तो सही, ठीक है ना जी। इसलिए सब नॉन लॉजिकल चीजें हैं। तभी जब इस टाइप के डायग्राम आपके MCQs में आते हैं, बस फिर क्या देखनी होती है, अब तो बहुत दिन हो गए बताए को भी, है ना, क्या थी, छत, बस फिर छत देखो आराम से। क्वेश्चन तो सॉल्व होता नहीं बेटे, जोर लगा लो कितना मर्जी, क्वेश्चन तो इसी तरीके से सॉल्व होगा जैसे मैंने ना तपस्या करी है ना अपनी जिंदगी में, वैसे ही करनी पड़ेगी तो ही कहानी बनेगी, नहीं कितना मर्जी जोर लगाई चलो कुछ नहीं होता। हाँ जी, ब्रूस्टर लॉ क्या होता है? बेसिकली होता है ये म्यू इक्वल टू tan IP, ये ब्रूस्टर का लॉ है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो पोलराइजेशन एंगल का tan थीटा होता है। अब गुप्ता सर ऐसा क्यों होता है? वेरी सिंपल थिंग, अब तसल्ली से सुनना आराम से। आप जानते हैं ना, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ म्यू क्या होता है, मुझे ये बताओ। साइन I अपॉन साइन R होता है, बिल्कुल सर। इस केस में I को क्या लिखोगे आप, ये बताओ पहले मेरे को। इस केस में I का मतलब होगा IP, ये रहा भाई साहब IP, और R का मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्शन, ये वाला R, बिल्कुल सही है, ठीक है, ओके, अच्छी बात है। अब साइन IP तो पढ़ रहने दो यार, साइन R को लिख दूं मैं, R को क्या लिख दूं भैया, 90, R को लिख दूं 90 माइनस IP, क्या समझाऊं? इधर से देख बेटा, ये 90 है तो R प्लस R डैश, यहां लिख दूं R प्लस R डैश भी क्या हो जाएगा 90। अरे बेटा ये टोटल 180 है ना, ये 90 है तो R प्लस R डैश या R प्लस IP 90, तो व्हाट इज स्मॉल r, 90 माइनस IP, ये पढ़ा। तो म्यू कितना हो जाएगा, साइन IP अपॉन कॉस IP, है ना, ये क्या बन जाएगा, tan IP, आ गया ना इधर चीज। तो म्यू होता है tan IP, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको 2-3 चीजें याद करवा देता हूँ, न्यूमेरिकल पॉइंट से आपको आसानी रहेगी। कि जैसे केस 1 आ जाता है, म्यू tan IP है, तो व्हाट इज IP, tan इनवर्स म्यू। तो यहां से बेटा इतना तो समझ आ गया कि अगर क्या कहते हैं अपने म्यू को बढ़ाएंगे तो IP बढ़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे वो कह देता है क्या करूं यहाँ पे, कहता है जी IP बताना, उसका क्या बोलते होते हैं उसको यार, ग्लास एयर का, ग्लास एयर का, G फॉर ग्लास एयर, है ना। IP बताना ग्लास एयर का कितना होगा, tan इनवर्स ग्लास का 3/2 था ना अपना, 3/2। तो इसको सॉल्व करो, सॉल्व को ठीक करना, सीधा घोटा चढ़ाना है, बस याद आ गया 57 डिग्री। तो टिका के रट्टा मार लेना कि ग्लास एयर का आंसर 57, बात ही खत्म। अब मैं पूछूं नहीं यार IP बताना वाटर एयर का, तो आपने पढ़ा तो होगा tan इनवर्स 4/3 था शायद, है ना। तो मुझे ये बताओ, ये ज्यादा कि ये ज्यादा, ये ज्यादा है, ये कम है, तो इसका आंसर कम आएगा 53। तो ये सबसे अच्छा तरीका याद करने का है कि आप 2 आंसर याद कर लो, 53 और 57। कौन सा याद कर लिया, 53 एंड 57, 2 याद हो गए, बस उसमें आप फिर देख लेना कि जो ग्लास वाला है वो ज्यादा वाला ज्यादा, कम वाला कम। हाँ, लेकिन
आजकल एक और आने लग गया इसी में, थर्ड नंबर, आईपी ग्लास वाटर, याद आ गया होगा शायद आपको। तो tan इनवर्स क्या करूं ग्लास वाटर का, ग्लास का है 3/2, वाटर 4/3, तो ये बन गया tan इनवर्स 9/8, tan इनवर्स 9/8। अब 9/8 तो और भी छोटा हो गया, अरे बेटा ये 1.5, बता मेरे को, और ये 53, ठीक है ना, ये 1.1 और भी छोटा, तो इसका होता है 44 डिग्री। ये तीनों याद कर लेना आप, ठीक है ना, 57, 53, 44। आमतौर पे बुक्स में ना ये 44 होता नहीं है जहां तक मुझे याद है, ठीक है ना, तो ये ध्यान कर लेना आप। कर दिया सर, चलो बहुत अच्छी बात है। नाउ आजकल ना एक टर्म और आने लगी, जो एक बार मुझे सोचने दो जरा, आप ये क्या निकाल रहे हो, आईपी निकाल रहे हो, हाँ, जो ये आर है ना, आर छोटा आर, इसको आजकल ये भी बोलने लगे एंगल ऑफ होरिजन, इसको ये भी बोला जाता है, छोटे आर स्मॉल आर को एंगल ऑफ होरिजन, ये लिखा मैंने स्मॉल आर, एंगल ऑफ होरिजन, ठीक है। तो अब कैसे समझाएं आपको यार, चलो यहां लिख देता हूं। तो व्हाट इज छोटा आर, अभी तो आपने लिखा है 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आईपी। तो कभी कभी ना वो एंगल ऑफ होरिजन पूछ ले, जैसे मैं पूछूं ग्लास एयर का, इसका ग्लास एयर का एंगल ऑफ होरिजन बताओ, तो आप कहोगे गुप्ता सर आईपी 57 है, तो ये हो जाएगा 33 डिग्री, ऐसे है ना, ये जैसे 53 है तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। अच्छा, ये जैसे 44 है तो ये हो जाएगा 46 डिग्री। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स या एमसीक्यूज भी एग्जाम में आते हैं। ये 33, ये 37, ये 46, मतलब वही है यार कि 57 है 33 कर दो, 53 है तो 37 कर दो, 44 है तो 46 कर दो। तो इस टाइप से क्वेश्चंस मेरे हिसाब से आपको आने चाहिए, ठीक है सर, ओके। यहां तक समझ आ रही है कहानी, रिपीट करूंगा, ठीक है, बस ठीक है। लाइट आई यहां से रिफ्लेक्ट, यहां से ट्रांसमिट, ये 90, तो आर डैश प्लस आर 90 हो गया, देन बूस्टर निकाल के दे दिया, ये निकाल के दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बस ये थोड़ा ध्यान कर लेना, डॉट वाले का नाम ओ रे है, एरो वाले का नाम ई रे है, ठीक है। इसके बाद अपने आए पेज नंबर 4 पे, 4 नंबर पेज पे। अब इसमें एक मैं आपको ये बता दूं, हाँ एक ना आपको सिंपल सी चीज बताता हूं, इसमें होता है डबल रिफ्रैक्शन, एक पोलराइजेशन के अंदर ये टर्म भी आती है डबल रिफ्रैक्शन, इसको ना प्रॉपर नोट्स में बना लेना, बस कल के लेक्चर के अंदर ये चैप्टर अपना खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब थ्योरी वाला खत्म कर दूंगा, न्यूमेरिकल तो चलो फिर परसों करवा देंगे। डबल रिफ्रैक्शन, इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आपने कोई क्रिस्टल लिया, कोई भी क्रिस्टल लिया, मैं अभी आपसे बात नहीं करता कैसा क्रिस्टल लिया, कुछ भी क्रिस्टल लिया आपने, टूरमेलिन का, कैल्साइट का, मैं बताता हूं अभी आपको, और आपने लाइट करी इंसिडेंट, कौन सी, वही यूपीएल अपनी, यूपीएल आपने इंसिडेंट करी, तो क्या होता है जैसे इसमें 2 रेज निकली, सुनने वाली बात है, इस तरह से 4 है क्या, ये 4, आ देखो जी निकल गई, ये कौन है, ई रे, एरो वाली, अरे बेटे अभी तो बताया था आपको, कहाँ गया, पीछे बताया था ना, एरो वाला ई और डॉट वाला ओ, ठीक है ना। तो ये हो गया ई रे और ये हो गया ओ रे, लेकिन अगर आप थोड़ा डायग्राम को ध्यान से देखें, ई रे की वेलोसिटी ओ रे से ज्यादा है कि नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ई रे ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ओ रे, देखो ध्यान से, ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही, देख लीजिएगा, ठीक है रेंज। तो उसी चीज को अब आपने इधर देखना है कि अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि डॉट आगे चला जाए,
ई पीछे रह जाए, फिर उल्टा कर देना। मेरी बात से सहमत है? इन्हें बोलते हैं डबल रिफ्रैक्शन। पर इसमें होता क्या है वो देखने वाली बात है। जिन भी क्रिस्टल के अंदर है बेटे ओ रे आगे भाग जाएगी, ओ का मतलब डॉट आगे भाग जाएगा, उन्हें बोलते हैं पॉजिटिव क्रिस्टल, पॉजिटिव टाइप क्रिस्टल। ठीक है। और कॉमन सेंस है, जिनके अंदर ई रे आगे भाग जाएगी जैसे मैंने ऊपर दिखाया है, इन्हें बोलते हैं नेगेटिव क्रिस्टल या नेगेटिव टाइप क्रिस्टल। ठीक। सेकेंडली, पॉजिटिव क्रिस्टल के एग्जांपल होते हैं आइस, क्वार्ट्स का क्रिस्टल, रेक्टाइल का क्रिस्टल, ये होते हैं पॉजिटिव के। और जितने भी हमने कल पढ़े थे ना, कैल्साइट है बेटे, टूरमेलीन, कनाडा बाल्सम। कनाडा बाल्सम का मतलब ये नहीं कि कनाडा चले जाना अपन ने, ठीक है ना जी। कनाडा बाल्सम एक क्रिस्टल का नाम है। कैल्साइट, टूरमेलीन, कनाडा बाल्सम। एक और बता रहा हूं, निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म भी एक क्रिस्टल का नाम है, ये कोई प्रिज्म नहीं है। ठीक है। तो निकोल प्रिज्म, कनाडा बाल्सम, कैल्साइट, टूरमेलीन, ये सारे के सारे कौन होते हैं? जिनमें ई रे आगे होती है, नेगेटिव क्रिस्टल। तभी कहते हैं कि हमारे को पॉजिटिव की जगह नेगेटिव क्रिस्टल की ज्यादा जरूरत रहती है। देखो सर, इतना समझ आता है? क्या कंफ्यूजन है? लो जी, तो आज का ये काम था। ये वाला पेज 3 नंबर का फुल पेज बना के दिया आपको मैंने। 2 नंबर भी देख लो, प्रॉपर पेज बना के दिया। 1 नंबर एनालिसिस प्रॉपर करके दिया। तो आज मेरे हिसाब से मैंने काफी काम करवा दिया। आप इसको बच्चों अब ढंग से घर जाके पढ़ो। पढ़ के कल का लास्ट लेक्चर होगा मुझे लगता है इस पार्ट का, और उसके बाद इसका न्यूमेरिकल स्टार्ट करूंगा। जो दिक्कत हो वो मेरे को आप व्हाट्सएप कर दिया करो, ठीक है ना। उसका ना एक तमन्ना बंसल का एक व्हाट्सएप आया मेरे पास एग्जाम्पल के, सर वो समझ नहीं आया। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है इसका बेटे, एग्जाम्पल नंबर 12 है। यही कर दूं, एग्जाम्पल नंबर 12/6/222 उसने भेजा था मुझे, तो ये मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है ना जी। तो अब इसमें मैं कुछ दिमाग नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मैं क्वेश्चन बोलूंगा, दिमाग आपने लगाना है। लो जी, व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ द ईच स्लिट। ओहो, इसका मतलब यहाँ पे स्लिट बहुत सारी है, स्लिट एक नहीं है, बहुत सारी स्लिट है ऐसे। वही लाइकली डाइफ्रैक्शन ग्रेटिंग, याद आ गया? अरे भाई हमने तो स्लिट ऐसे की थी, याद कर। एक डाइफ्रैक्शन का क्वेश्चन है ये, डाइफ्रैक्शन का। यहाँ पे बहुत सारी स्लिट है, 1 2 3 4 5, ये थोड़ा स्पेस डाल दो इसमें, ऐसे बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, ये है, कोई बात नहीं सर। व्हाट शुड बी द विड्थ ऑफ ईच स्लिट टू ऑब्टेन 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। मतलब ये हो गया धागा, तो इसमें आपको जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना सिंगल स्लिट का, उसमें 10 मैक्सिमा मिलते हैं डबल स्लिट के या मैनी स्लिट्स के। मतलब जैसे आपने यूं कह सकते हैं, सिंगल स्लिट का हमारे पास पैटर्न ये था, कहता जी इस केस के अंदर हमारे को ये पैटर्न ऐसे नहीं मिला, ऐसे मिला 1 2 ऐसे ऐसे करके, ऐसे कर, मतलब 10 मैक्सिमा मिले हमारे को। कोई बात नहीं सर। अच्छा, ये तो अपने को पता ही है ना, ये वाली कहानी तो थीटा थीटा। यस सर। तो जरा बताएंगे क्या फार्मूला था, मुझे तो याद भी नहीं है यार। ए साइन थीटा इक्वल टू, ये यहां से निकालना ना मिनिमा के लिए, लैम्डा n1 लोगे ना, मिनिमा n लैम्डा होता है, तो साइन थीटा हो गया लैम्डा बाय ए साइन थीटा को थीटा बोलते हैं, पर यहाँ पे पूरी विड्थ की बात करें क्योंकि 10 तो पूरे विड्थ में आ रहे हैं ना, इसने लिखा ना 10 मैक्सिमा ऑफ द डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न विद इन द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न। अच्छा, जो डबल स्लिट से बना, डबल स्लिट के 10 मैक्सिमा सिंगल स्लिट के सिंगल में चले गए। अब हमें डबल स्लिट, या जैसे मैंने तो यहाँ पे डायग्राम ही मल्टीपल स्लिट का बना दिया, तो बेटे ये मल्टीपल स्लिट का क्वेश्चन भी आएगा, ये मैं आपको मल्टीपल में कराऊंगा, ठीक है ना जी। तो दोनों का लॉजिक एक ही होता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि डबल स्लिट पैटर्न से जो भी आया उसका जो डबल स्लिट के जो 10 मैक्सिमा है सिंगल स्लिट के एक सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर डले हुए हैं, तो ये सिंगल स्लिट के एक सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर ऐसे करके 10 है, ये 10 होंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट सा कर लेना।
तो इसको 2 थीटा लेना पड़ेगा भाई, एक नंबर इक्वेशन। तो 2 थीटा हो गया 2 लैम्डा बाय ये पूरी विड्थ। एक तो आपके पास आ गया 2 लैम्डा बाय ए। क्लियर? हाँ कि ना? पहले मुझे इस बात का जवाब दो, ये समझ आता है कि नहीं आता? एक तो 2 थीटा की वैल्यू 2 लैम्डा बाय ए होती है 2। एक थीटा और भी कराया था अगर आपको याद हो तो, बताओ क्या था? बताइए बेटे क्या था? थीटा y अपॉन, बोल बेटे, y अपॉन डी, y अपॉन ये वाला डी, ये डी था कैपिटल डी, y अपॉन कैपिटल डी। हाँ कि ना? मैं ठीक कह रहा हूं? ओके, तो जरा कोई बच्चा बताएगा अब थीटा क्या होगा इस केस में? y बाय कैपिटल डी, y बाय कैपिटल डी। मैं ठीक कह रहा हूं? ओके, तो जरा बताएंगे y बाय कैपिटल डी कौन है? y कितना है? 5 लैम्डा। y कितना है? अरे बेटे टोटल 10 है ना, यहां से ना y कितना है? 5 लैम्डा, 5 मैक्सिमम बनेंगे ना यहाँ तो, टोटल 10 है, अपॉन कैपिटल डी। तो ये बन गया 10 लैम्डा बाय कैपिटल डी। वापस समझाऊंगा? ठीक है, पहले तो 2 थीटा 2 लैम्डा बाय ए वाला निकाल लो, एक 2 थीटा कैपिटल डी वाला निकाल लो, है ना? अब ये दोनों बराबर हो गए, कैसे करें? 2 लैम्डा से 10 लैम्डा गया 5, तो आपके पास क्या आ गया बेटे? कैपिटल डी आ गया 5a। पर ये आपसे a की वैल्यू पूछ रहे थे, व्हाट इज a? d बाय 5। तो d बाय 5 आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ ये वही आ रहा है। तुम बेटे पता क्यों कंफ्यूज हो गए? मैं बताता हूँ आपको। ये चक्के आपने स्मॉल डी को अपने वाला डी ले लिया होगा, स्मॉल डी, है ना? जबकि यहाँ पे स्मॉल डी नहीं कैपिटल डी आएगा। हाँ अच्छा, अब कैपिटल डी की वैल्यू दी हुई है इसने ना यार, लिखी नहीं हुई, पर न्यूमेरिकल के आंसर में लिखा हुआ है 1 मीटर। इसका मतलब इसने इस कैपिटल डी की वैल्यू 1 मीटर है, ये पेपर में दी नहीं, तभी आप कंफ्यूज हो गए बेटे, ठीक है ना? ये जो कैपिटल डी है ना, ये वाला इसकी वैल्यू 1 मीटर है, तो 1 बाय 5 एंड नाउ सॉल्व इट, जो भी आएगा 0.2 mm या जो भी आएगा, मतलब ये आंसर आ जाएगा। तो ये इसका तरीका था। इसमें कंफ्यूजन होना तुम्हारा जायज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसने न्यूमेरिकल के अंदर स्मॉल डी लिखा हुआ है जो कि कैपिटल डी यूज होगा, और सेकेंडली इसने कैपिटल डी की या स्मॉल डी की वैल्यू नहीं दी हुई, लेकिन सोल्यूशन में सब कुछ लिखा हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है ना? वही कह रहा हूँ ना, इन किताब वालों को नहीं पता चलता बेटे इतना। लो सर, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? 2 थीटा y बाई डी, व्हाट इज y? 5 लैम्डा अपॉन कैपिटल डी। नाउ सॉल्व इट। लो जी, ठीक है बच्चों, लो यार आज आपको पढ़ा दिया प्रॉपर, इसको करो बेटे, कल फिर लेक्चर के बाद न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, ठीक है जी? ओके बाय।